तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 433 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया कि लूफेंग यहाँ पे इनहेरिटेंस को लेने के लिए आ गया होता है। और आफ्टर ऑल देखा जाए लूफेंग की अगर वो अपने आप में ही एक पाइनेकल अल्टीमेट टेक्निक ऑफ यूनिवर्स मास्टर को बना सकता है। और साथ ही साथ लूफेंग के पास हार्ट ऑफ बीस्ट गॉड भी आ चुकी थी। और 5 दिन में वो हर एक बार बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस को लेने जाता। यहाँ पे लूफेंग अभी भी 5th लेवल में ही आया हुआ था और वो स्लोअर प्रोग्रेस कर रहा था। अब यहाँ का प्लान होता है जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब यहाँ पे बग सोल्जर डेमंस और मेंबर्स ऑफ ऑटमन रेस हर एक चीज को ट्रेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे लूफेंग के वहां पर होने की खबर जो कि रेडबर्ड आइलैंड होती है सबको पता चल जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लूफेंग रेडबर्ड में आइलैंड में आया होता है और वहां पर किसी को मारना सख्त मना ही होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं ये बात कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे लूफेंग को नहीं मार सकते हैं। अगर उसे मारना है तो किसी यूनिवर्स मास्टर को भी लाना होगा। लेकिन अगर वो उसे मास्टर मारने के लिए रेडबर्ड आइलैंड में जाएगा तो वहाँ पे वो लोग 5 कलर अरोरा लेक के द्वारा मार दिए जाएंगे। और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और वो लोग ये फैसला करते हैं कि आखिरकार लूफेंग कितने लंबे अरसे तक वहीं पे छिपा रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही। इसलिए अभी थोड़ा सा वो शांत हो जाते हैं। अब लूफेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि रेडबर्ड आइलैंड में होता है। वो यहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट वो 2 मंथ से यहाँ पे स्टार्स में ट्रैवल कर रहा है और फाइनली उसे फिर ब्लैक मेटल बोर्ड की डेस्टिनेशन के बारे में पता चल गया है। अब लूफेंग का प्लानिंग ये होता है कि वो अपने अर्थ बॉडी को यहाँ पे रखेगा ताकि सबको लगे कि लूफेंग यहीं पे मौजूद है और यहाँ पे अपने दूसरे बॉडीज को मेटल बॉडी को खोजने में लगा देता है ताकि लूफेंग का काम भी हो जाए, लूफेंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अब टाइम पास होने लगता है और लूफेंग ने जब स्टार टावर को लिया होता है तो अपने बॉडी को सेपरेट कर लिया है और जैसा कि मैंने बताया लूफेंग वैसा ही करता है। लूफेंग यहाँ पे पब्लिकली फ्लो करता है और सबको दिखाता है कि मैं यहीं पे हूँ, दम है तो आके मार दो। वहीं पे वो अपने गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए गोल्डन वन बीस को एंशिएंट चीन सीक्रेट रीजन स्पेसशिप पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैंने अभी भी इन कार्विंग पिक्चर्स के पाथ को फॉलो किया है। अगर यहाँ पे बेट के बारे में ना होता तो मैं कब का यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई लेवल पे आ चुका होता। मैं 6th लेवल 20 गॉड पार्ट को ख़त्म कर चुका होता है। फिर देखा जाए तो लूफेंग 5th पे था ताकि वो जितना डिले हो सके उतना कर सके। देखा जाए तो लूफेंग के लिए एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे हर 10 साल में यहाँ पे एक कंपीट करना पड़ता है, उसके लिए भी एक टोकन की जरूरत होती है। और लूफेंग ने पहले ही 6,20,000 फाइट करके उन सबको जमा कर लिया था और लूफेंग आसानी से किसी वक्त भी इनहेरिटेंस में जा सकता है। और हमें सीन चेंज का एंशिएंट चीन सीक्रेट रीजन का सीन दिखाया जाता है जो कि 1.2 मिलियन डायमीटर में फैला हुआ था। वो भले ही एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट स्कूल से छोटा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। ऑर्डिनरी शिप तो वहाँ पे जा भी नहीं सकती हैं। अब यहाँ पे लूफेंग आगे बढ़ने लगता है अपने शिप में ही। गोल्डन वन बीस सामने देख रहा होता है और वो कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन माउंटेन सिटिंग गेट से मुझे मिली थी ये 5th मेटल बोर्ड यहीं पे मौजूद है। द एंशिएंट सीन सीक्रेट रीजन और इंफॉर्मेशन के मुताबिक एंशिएंट सीक्रेट रीजन जो कि मुझे वर्चुअल यूनिवर्स से मिली है वहाँ पे लूफेंग के माइंड में आने लगती है। बताया जाता है कि यहाँ पे कई सारे सेवरल वॉर्स फाइट किए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जगह बहुत ही डेंजरस है। यहाँ तक कि सुप्रीम बिंग्स भी यहाँ पे नहीं आते हैं लेकिन कुछ अनडाइंग फाइटर्स और यूनिवर्स नाइट ओकेजनली यहाँ पे आते हैं ताकि अपने लक को आजमाया जा सके ताकि वो यहाँ के ट्रेजर्स को ले सकें। लेकिन वो सभी मारे जाते हैं और कुछ सक्सीड हो पाते हैं। लूफेंग सोचने लगता है कि ये डिसोलेट सीक्रेट रीजन है जहाँ पे कई सारे डेंजर्स है और 5th मेटल ब्लैक भी यहीं पे हैं।
और मेरा फेवरेट ब्लैक मेटल यहीं पर है। मास्टर माउंटेन सिटिंग इज जस्ट में जानते हैं कि आखिर चीज़ों को छुपाना कैसे है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है और गोल्डन बीस्ट को पूरी तरह से उसकी समनिंग सुनाई दे रही होती है, उसे महसूस होने लगती है। बीस्ट गॉड वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आगे बढ़ने लगता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही वहाँ पे और भी टॉप टाइप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे होते हैं। लू फेंग अपने गोल्डन बीस्ट के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक नाइन टाइगर रिवर होता है जो कहता है बी केयरफुल, यहाँ पे कोई आ रहा है। लेकिन लू फेंग आगे बढ़ता जा रहा होता है। वहीं पे हमें नाइन टाइगर रिवर को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देख लेता है और यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सडनली वहाँ पे एक जायजेंटिक बीइंग शो होता है जो कि नाइन टाइगर रिवर डोमेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। नाइन टाइगर रिवर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ पे रुक जाता है। अब वो सामने देखता है तो वहाँ पे ब्लैक स्काई हॉर्ड लीडर होता है जो कि एंशिएंट चीन सीक्रेट ट्रेन का एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेशल लाइफ फॉर्म्स होता है जो कि यहाँ पे रहता है। उसकी पावर एक टॉप टाइप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स जितनी होती है जो कि मोस्ट पावर वर्ल्ड ट्री को भी राइवल कर सकती है। वो एक यूनिक माउंटेन जायंट था। उसकी यूनिक माउंटेन जायंट की लाइफ फॉर्म्स 8000 टाइम्स तक हो चुकी थी। उसके हाथ में 6 हैमर्स थे जो कि एक सीनियर ट्यूटोरियस था और वो इनविंसिबल इनहेरिटेंट टेक्निक को रखता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि यहाँ पे इन सब के बारे में सोच रहा था और सोचने लगता है कि इसको मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ब्लैक स्काई हॉर्ड लीडर कहता है कि यहाँ से चले जाऊँ, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी बड़ा हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तो ब्लैक स्काई हॉर्ड कहता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, लेकिन लू फेंग तो यहाँ पे नहीं रुकने वाला था, आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर वो कहता है डैम इट, मुझे इसको कैसे भी रोकना ही होगा और वो उस पर अटैक करता है। 6 हैमर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे दे मारता है और वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है, लेकिन लू फेंग के पास जो उसका ट्विजर होता है वो उसको बचा लेता है। ब्लैक हॉर्ड लीडर भी बहुत दूर जाके गिरता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि अमेजिंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट, मैं तुम्हारा मैच तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता हूँ। और वो बोलता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूँ तुम्हारी पावर मुझसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे मास्टर तुम्हें मार देंगे। अब जैसे ब्लैक स्काई हॉर्ड की बातों को लू फेंग सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि क्या उसका भी कोई मास्टर है। अब ब्लैक स्काई हॉर्ड एक टॉप टाइप यूनिवर्स ओवरलॉर्ड था जो कि जिसे कि यूनिवर्स मास्टर भी आसानी से नहीं मार सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक मास्टर है। मतलब ये हुआ कि उसका मास्टर सच में कोई सुप्रीम बीइंग होगा जो कि उसका मास्टर बना बैठा हुआ है और सोचने लगता है कि आखिरकार टीचर ने ऐसी जगह पे क्यों ब्लैक मेटल को छिपाया हुआ है। लू फेंग जान जाता है कि ये टास्क इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पे ब्लैक स्काई आगे कहता है कि तुम्हें इंतजार होना चाहिए, जब मेरे मास्टर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लू फेंग यहाँ पे नहीं रुकता है। लू फेंग को कैसे भी करके अपने लिए वो फेवरेट मेटल पीस चाहिए ही होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस मेटल पीस को ले सके। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो देखता है नाइन टाइगर रिवर की, वो तो रुक ही नहीं रहा है, वो आगे बढ़ने लगता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट आगे बढ़ता ही जाता है। और फिर हमें एक और सिल्वर ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि हॉर्ड लीडर से कहता है कि क्या करना चाहिए। वो तो सामने जा रहा है, तो वो बोलता है कि क्या हम उसे नहीं रोक सकते हैं, हो सकता है वो एक यूनिवर्स मास्टर है, लेकिन अगर वो हमारे टीचर से टकराएगा तो वो जरूर मारा जाएगा, इसलिए भी छोड़ो, उसे जाने दो, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग यहाँ सोचता है कि अगर यहाँ पे ब्लैक स्काई हॉर्ड लीडर को भी वो इंस्लेव कर सकता है तो वो जरूर कम से कम ना भी तो एक यूनिवर्स मास्टर होना चाहिए, लेकिन अगर वो यूनिवर्स मास्टर भी क्यों ना हो, उससे फाइट कर सकता हूँ। अब वो आगे बढ़ने लगता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को महसूस होने लगता है कि फिट मेटल पीस वहीं पे आने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पे लू फेंग को एक पैलेस टाइप ट्रेजर मिलता है जो कि एक पैलेस होता है, ट्रेजर नहीं।
बल्कि वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि असल में वो किसी और जगह पे नहीं बल्कि ब्लड क्लाउड पैलेस में आ चुका है। इसको देखकर उसके एक्सप्रेशन शॉक में चले जाते हैं कि क्या ये तो लेजेंडरी ब्लड क्लाउड पैलेस है और फिफ्थ मेटल बोर्ड क्या ये यहीं पर है ब्लड क्लाउड पैलेस में। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो लू फेंग होता है वो थंडर स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि असल में जो यहाँ ब्लड क्लाउड पैलेस की हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग यहाँ ब्लड क्लाउड पैलेस के बारे में जानता है कि यहाँ के कई सारे प्रोमिनेंट बिलियंस ऑफ सुपर ग्रेट बीइंग्स थे। यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस पूरी तरह से फैल के सबको मारने पे तुल गई थी और उसके लिए बहुत ही वीक कैरेक्टर बना दिया गया था कि वो जिस भी जहाँ भी जाता है सबको मार देता है। अब देखा जाए ब्लड क्लाउड पैलेस के पास एक फ्लैम फ्लैश टाइप 2 ट्रेजर होता है जो कि कई सारे एनिमीज को मार सकता है। ब्लड क्लाउड पैलेस एक लोन वॉरियर होता है लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ओवर द लॉन्ग ईयर्स यहाँ पे उसने कई सारे यूनिवर्स मास्टर को भी मारा होता है। यहाँ पे लू फेंग अभी उसी पैलेस मास्टर के सामने आ चुका होता है और यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके सामने देखता है। बताया जाता है कि जब पिछली मर्तबा बहुत साल पहले ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर यहाँ पे यूनिवर्स में घूम रहा था तो उसकी एरोगेंस के सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। ऐसा न्यूज़ में कहा जाता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर की पावर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उसके अपीयरेंस के बारे में कोई भी नहीं जानता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है। यहाँ पे कई सारी बकवास फिर से लिखी हुई होती है जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, ऐसी बकवास लिखी हुई होती है। अब यहाँ पे लू फेंग ये पूरी तरह से हैरान हो जाता कि आखिरकार ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर की यहाँ पे मैं फिफ्थ क्या कर रहा है और वो सोचने लगता है कि ब्लैक स्काई होर्डिंग लीडर इसको क्यों गार्ड कर रहा है और यहाँ पे इन सब के बारे में सोचने लगता है कि क्या मुझे यहाँ पे रहना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लू फेंग को पता था कि ब्लैक क्लाउड पैलेस मास्टर बहुत ही सनकी है, वो किसी को मारने में हिचकिचाता नहीं है। यहाँ तक कि कई सारे यूनिवर्स मास्टर तक को मार दिया है। यहाँ पे लू फेंग कॉन्फिडेंट तो नहीं था कि वो उसको हरा पाएगा या फिर नहीं और लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग को कैसे ही करके फिफ्थ को लेना ही होगा। अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग को तो लेना ही था, जिसके कारण वो आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग उस पैलेस के अंदर चला जाता है और जैसे ही हो जाता है वहाँ पे चारों तरफ मर्डरस ऑरा फैली हुई होती है, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर तो था ही नहीं। लू फेंग सोचने लगता है कि मैं अंदर आ चुका हूँ, अगर ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर यहाँ पे होगा तो वो मेरे बारे में ऑलरेडी जान चुका होगा, क्योंकि प्राइमरी केओस सिटी लीडर की जैसे ही वो हर एक एरिया में नज़र रखता है। लेकिन यहाँ पर वो आगे बढ़ने लगता है, वो यहाँ पे अपने उसी चीज़ को खोजने लगता है फिफ्थ मेटल पीस को, और तभी लू फेंग को मिल भी जाता है जहाँ पे वो रखा हुआ होता है। वो एक ट्रेजर वॉल्ट में रखा होता है। लू फेंग उस दरवाजे को खोलता है, देखता है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ट्रेजर्स, टेंथ ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रेजर्स रखे हुए थे। और लू फेंग यहाँ पे एक लंबी सांसें लेने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ कोई भी चीज़ पे नहीं देखता बल्कि अपने पीस ऑफ मेटल ब्लैक पे देखता है जो कि फिफ्थ पीस होता है। वहाँ पे लू फेंग उसको ले लेता है, उसको लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस में डालता है। लू फेंग ने ऑलरेडी 4 ब्लैक मेटल पीस को पा लिया होता है। फिफ्थ के मिलने के बाद लू फेंग का 9 वॉल्यूम मैनुअल कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से लाइफ जिन के टॉप लेवल तक ले जा सकता है। ऐसे ही दिखाया जाता है कि 9 वॉल्यूम मैनुअल्स लू फेंग के माइंड में ट्रांसफर होने लगते हैं और लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो चुका था कि ये कितना ज़्यादा इनक्रेडिबल है। लू फेंग अमेज हो चुका था उसके पावर को देखकर कि ये तो यूनिवर्स ओरिजिन के लॉ तक को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे वो खुश हो ही रहा होता है, जिसके बाद वो कहता मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं देर तक रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस ब्लैक मेटल पीस को अपने पास रख लेता है और चाहता अब देखने लगता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ टाइम एंड स्पेस कंट्रोल किया जाता है, जितने भी स्पेस रिपल्स होते हैं वो सभी रुक जाते हैं। मतलब क्या हुआ, टाइम और स्पेस कभी भी रुके तो वहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर का होना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स मास्टर ही ऐसे पावर को यूज़ कर सकता है और सब चीज़ रुक जाता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी कहता है नहीं, यहाँ पे
यूनिवर्स मास्टर आ चुका है। गोल्डन वन पीस जब अपने सर को पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे एक बंदे को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा फियरसीज होता है। उसके ऊपर एक केप होता है, 2 गोल्डन हॉर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे वो एक आर्मर को पहने हुए था और वो गोल्डन वन पीस की तरफ घूर कर देख रहा था। गोल्डन वन पीस भी मुड़ता और कहता है ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर, वो कहता है कि एक यूनिवर्स मास्टर, तुम यहाँ पे एक यूनिवर्स मास्टर ही हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुमसे फाइट करूंगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर को जो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है गोल्डन वन पीस तुम सही हो, मैं ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर हूँ। लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी चेंज होने लगती है, उसकी फेयरी कैप एक ऑर्डिनरी आर्मर बन जाती है और ऑरा भी चेंज हो जाती है और गोल्डन हॉर्स भी इन क्रिस्टल में बन जाता है। और तभी लू फेंग को एक चेहरा दिखता है जो कि फैमिलियर था, जिसको कि लू फेंग जानता है और लू फेंग उसको देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर वो फैमिलियर बंदा कौन है, क्या वो लू फेंग को वहाँ से जाने लगा या फिर नहीं, आखिर वो कौन बंदा हो सकता है। तो अभी मैं जानता हूँ कि ये वीडियो शॉर्ट हो गई है, बस मैं थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना चाहता हूँ इसलिए शॉर्ट हो गई है। अगली वीडियो में पक्का लॉन्ग लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।